हम रोज कहते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? हम इसी में रहते हैं और इसी से हमारा एग्जिस्टेंस है। लेकिन यदि आप डेटा को देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं कि अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। भाई पिछली सेंचुरी में जो लोग थे उनके लिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमारे इंडिया में तो हम एंशियंट पीरियड से सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़ सबकी हम पूजा करते रहे हैं। मतलब हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न रहा है और आज इसलिए जरूरी है टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। 2024 सबसे गर्म वर्ष गया है, ये न्यूज़पेपर्स में रोज निकल रहा है, ठीक है ना, हॉटेस्ट वार्मेस्ट ईयर। अब यदि इतना वार्म ईयर रहा है तो परेशानी है, ठीक है। और यदि हम देखें तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2030 तक 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल फेस सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए गर्मी और बढ़ गई तो हिमालय पिघल करके पूरा समुद्र में चला जाएगा, पूरी बर्फांस पिघलेगी समुद्र में जाएगी। तो जो हमारी पेरिनियल रिवर्स हैं उन पेरिनियल रिवर्स की कहानी खत्म होने लगेगी, जिनकी वजह से हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया क्रैडल ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन है। दूसरी चीज, जो मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हुआ है वो फास्ट हो गया, ठीक है। फास्टेस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इन ह्यूमन हिस्ट्री टुडे, ये यूएन का एस्टिमेट है। हम पढ़ रहे हैं ना एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये कब खत्म हो जाए पता नहीं है, ऐसा कि नहीं है। और ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए बेस होते हैं, कोई भी स्पीशीज हो। तीसरा, रैपिडली डिप्लीटिंग रिसोर्सेस। रैपिडली डिप्लीटिंग रिसोर्सेस हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट, एयर क्वालिटी अंडर थ्रेट, वाटर स्कैरसिटी, फूड स्कैरसिटी। तो हम टेक्नोलॉजी तो पकड़ रहे हैं लेकिन हमारा खाना कहाँ गया? हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कहाँ है? तो खाना, पानी, रहना, ये सब परेशानी का कारण है। इसके अलावा पोल्यूशन, लैंसेट एक मैगजीन है मेडिकल की, वो कह रही कि 16 लाख लोग प्रति वर्ष भारत में पोल्यूशन से मरते हैं। 16 lakh people die due to pollution in India per annum. एनवायरमेंटल कंसर्न इसलिए भी होना चाहिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लगातार। हाथी मर गए बांधवगढ़ में और फिर जो बचा था उसने जाके 2 को मार दिया, 2 लोगों को। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो लोग कहते हैं ना कि जो जंगली जानवर हैं वो लोग घरों में घुस रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उनके घरों में घुस गए हैं, वो तो अपने घर वापस आते हैं बस। तो ये भी चीज है कि नहीं है? एंड देयर इज अ नीड ऑफ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबल एक्शन विद सेंसिटिविटी। देन इसलिए भी जरूरी है एनवायरमेंटल एथिक्स, क्योंकि हमारे लिए वी नो दैट देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, interdependence, interconnectedness, and we as human beings must act as guardians of the environment. और यदि आपको याद हो तो एक कहानी मैं सुनाता हूं, उस कहानी को आपको सुन करके समझ में आता है। 2-3 चीजें आपको पता है। सांप को मत मारो कहा गया है, कहा गया ना, माने सांप को नहीं मारना चाहिए। और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं कि नागिन बदला ले लेती है, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बनी हुई हैं। बोला गया है पीपल, बरगद, पाकड़ को मत काटो, कहा गया है, क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन देते हैं और ज्यादा देते हैं। और इसके अलावा एक उसी बूढ़े की कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूं, आपको फिर सुना रहा हूं, कि एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था तो कुछ शरारती बच्चों ने उससे कहा कि बाबा तुमको क्या लगता है इसके पेड़ खा लोगे तुम, जिंदा रहोगे इतने दिन? तो उसने कहा बेटा जो हमने पेड़ खाए हैं
जो हमने आम खाए उनके पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाए, बाप दादाओं ने, तो ये पेड़ तो हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए लगा रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी बची रहे। तो इसका मतलब ये है कि कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई एनवायरमेंटल एथिक्स में यदि हम बात करें तो आप सोचो मोरालिटी किस में है? थॉट प्रोसेस तो हम ही लेके चल रहे हैं ना, कि नहीं लेके चल रहे हैं? तो हमें कैसा होना पड़ेगा? इकोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक इक्वालिटी, लैंड एथिक्स। याद है ना, कॉलोनी बना देते हैं फिर डूब जाती है, क्यों? क्योंकि आपने उसके चैनल्स को रोक दिया है, पानी जहां से जाता था डूब रही कॉलोनीज। आप कहते हो बताओ ये तो बेच के चला गया, होता है ऐसा। ठीक है, इसी तरह से इको फेमिनिज्म भी है, क्योंकि जितना ज्यादा इको डिजास्टर्स होंगे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? महिलाएं, उनके बच्चे हैं, उनको परेशानी। यदि कहीं बाहर रहना पड़ जाए तो पुरुष तो कहीं ना कहीं जाकर सो जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी? वॉशरूम्स की परेशानी उनके लिए, खाने की परेशानी उनके लिए, रहने की परेशानी उनके लिए, उनके बच्चों की भूखमरी। इसलिए इको फेमिनिज्म पे भी अब बात होने लगी है। ठीक है, इसी तरह से सोशल इकोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा उसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव मार्जिनलाइज सेक्शन पर पड़ता है। ऐसे समझ लो, यदि गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो गरीब के लिए परेशानी है, अमीरों को क्या परेशानी है? सब्जी के दाम बढ़ते हैं, गरीबों को परेशानी है, अमीरों को कौन सी परेशानी है? उनके लिए तो एक कर्व देखा था ना आपने, जिसमें कहा जाता है कि इनकम बढ़ने से परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड कम हो जाता है। कौन सा कर्व है? एंजल्स कर्व। तो एंजल्स कर्व का प्रभाव किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रहा है? गरीबों पर। तो यहां पर एंजल्स कर्व भी बना करके तुम बता सकते हो, ऐसा कि नहीं है? तो मेरा यह कहना है कि जब आप लोग सोचते हो तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हम, पूरी दुनिया हमारे यहां कहती है कि भाई इंडिया की तरफ देखो, इन लोगों का एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन कितना अच्छा रहा है। हम तो रात में पत्तियां नहीं तोड़ते, हम रात में फूल नहीं तोड़ते, हम उतना ही तोड़ते हैं जितना हम खा सकें, जितना हम उपयोग कर सकें। तो हमारी अप्रोच जो रही है ना, वो एप्रोप्रिएट यूसेज की रही है, एक्सेसिव यूसेज की नहीं रही है। हम सस्टेनेबल लिविंग पे बात करते थे, हम अपरिग्रह पे बात करते थे, नॉन एक्युमुलेशन। हम बात करते थे वी आर द ट्रस्टीज ऑफ द एनवायरमेंट। पर्यावरण को बचाने का काम सबका है, शुरू से चला आ रहा है। मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल हमने माना है। बच्चे बोलते थे ना, जाके पत्ती मत तोड़ के आना रात में, नहीं तोड़नी है। मतलब ये स्थिति है कि घरों में यदि पीपल का पेड़ लग जाए छत पे, तो लोग उसको उखाड़ते समय 100 बार सोचते थे, और फिर ये सोचते थे इस पेड़ को चलो उखाड़ते हैं और चल के कहीं खेत वेत पे लगा देते हैं, इस पेड़ को उखाड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये पाप पड़ता है। ये हमारा थॉट प्रोसेस था। हम उस एथिक्स को लेकर के चलना पड़ेगा फिर से। वी हैव टू रिवर्ट बैक टू द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस। और इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स की बात करते हैं: इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जिस दिन हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कर लेंगे उस दिन हमारे यहाँ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी होगी और सोशल सस्टेनेबिलिटी भी होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो बेस है हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी और उससे सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी। ये ध्यान रखिएगा। यदि ये आधार गायब होगा तो नहीं ये होगा नहीं ये होगा। ठीक है, और इसीलिए वी हैव टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल एथिक्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए जरूरत है हमको, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कह रही है।
लेकिन हमको रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाना पड़े। गवर्नमेंट तो कह रही ग्रीन जीडीपी बात करो, वर्ड्स लिखोगे ना, ग्रीन जीडीपी पे चर्चा चल रही है। हम EIA की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं। हम सिद्धांत बना चुके पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स की, कि जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। नदियों के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। भाई ट्राइबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शहरों में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घरों में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कचरा प्रबंधन कैसे होगा, रीयूज रीसाइकिल, ये सब हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पॉलिथीन बैन कर रहे हैं हम, फायर क्रैकर्स को बैन कर रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं ठीक है। वी आर एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसी तरह से हमारे जो 17 गोल्स हैं SDG के, उसमें भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिजिनस नॉलेज की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था ना एक बार कभी आपको कि हड्डी चटक गई, मोच आ गई, तो हमारा इंडिजिनस नॉलेज कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि साहब एक कपड़े में चने लो और उसकी पट्टी बना के बांध लो और पानी में डुबोते रहो, तो चने धीरे धीरे फूलेंगे, आपको एकदम प्रेशर देंगे सस्टेनेबल, और आपकी वो जो हड्डी है, जो आपका मोच आई है, वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद वो सूखता जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता चला जाएगा, आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हम तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीजें जो हमने इस्तेमाल की हुई हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल मेडिसिन को भी हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। मिशन लाइफ शुरू किया गया, ठीक है, ग्लासगो में COP26 में शुरू किया गया इसको, मिशन लाइफ 2021 में, जिसको हम कह रहे हैं प्रो प्लैनेट पीपल, PPP, प्रो प्लैनेट पीपल। हम प्रिंसिपल ऑफ नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये तुम्हारे फैक्ट्स हैं जो तुम लिखोगे, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट के प्रति हम सबको बचपन से सिखा देना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लासिकल कंडीशनिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी हमको चाहिए। हमको एजुकेशन में उनको लेके आना है, हमको प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है, क्लियर। तो यदि एनवायरमेंटल एथिक्स, तो क्यों एनवायरमेंटल एथिक्स, उसके पीछे कॉजेज हो गए पहला, और दूसरा हो गया कि एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन अंत में तुमको वही कहना है कैसे करना होगा। तो खेल तो हो गया। क्वेश्चन लिखें आप, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, फिर एक बार लिखें। एनवायरमेंटल एथिक्स आर गेनिंग मोमेंटम, एलैबोरेट।